वेव एपेक्स में जो हमें पढ़ना है, पहले वो देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। पहला करना है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में पहला करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC। सेकेंड करना है लॉयड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। थर्ड करना है फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म। लिखते जाओ सारी चीजें। फोर्थ करना है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। फिल्म। और फिर करना है सेकेंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या करना है, फ्रनहोफर डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट। सेकेंड करना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और लास्ट में हैजेस प्रिंसिपल। इतनी चीजें मेनली हमें स्टडी करना है। जल्दी से लिख लो, जल्दी फटाफट। एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, क्या क्या करना है हमें इसमें। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें सब में कंसेप्ट लगभग एक जैसा है, अलग अलग चीजें हैं सब में। इंटरफेरेंस में सारे में वही चीज बार बार इंप्लीमेंट करनी है, बस ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। डिफ्रैक्शन में भी वही चीज करनी है बार बार, लेकिन ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है सब। मिटा दो इसको। डायरेक्ट में जो ए पार्ट है उसमें ब्रैकेट में करता है। सिंगल स्लिट, SLIT, सिंगल स्लिट।
दिख गया? मिटाऊं? यस। ठीक है, तो आ जाते हैं इंटरफेरेंस में। मैं फिर बोल रहा हूं, सब कुछ वही चीजें हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट होगी, तो बेसिक कंसेप्ट समझ लो, बाकी चीजें तो वो याद करने वाली है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। ठीक, तो एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला, इंटरफेरेंस में कुछ चीजें हैं जो कंडीशंस, जैसे वहां पर वेव में मैंने इंटरफेरेंस पढ़ा था, ठीक है, एसएचएम के बाद वेव पढ़ा था ना वहां पर, तो उसमें इंटरफेरेंस पढ़ा था। सिमिलर यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर लाइट को एज अ वेव कैरेक्टर को स्टडी करना है। तो इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस वो है कि जो इंटरफेरिंग वेव है या इंटरफेरिंग लाइट है, ठीक है, उनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा सेम होना चाहिए। और लैम्डा सेम होने का मतलब क्या है, जो आपका के है वो सेम होना चाहिए, वेव नंबर, ठीक है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, एफ स्मॉल एफ सेम होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम होना चाहिए, और सेम प्लेन में क्या होना चाहिए, प्रोपोगेट होना चाहिए, सेम प्लेन में इंटरफेरेंस वेव होना चाहिए। तो हम इंटरफेरेंस, उस टाइप के सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस बोलेंगे। तो कंडीशन में क्या, वेवलेंथ, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ, और थर्ड, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड प्लेन ऑफ इंटरफेरिंग वेव मस्ट बी सेम। ठीक, ये बात क्या समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस। हाँ, तो वेव का कुछ याद है कि नहीं याद है वेव? याद सर। हाँ, तो इंटरफेरेंस, जब भी हमें इंटरफेरेंस बेसिकली सुपरपोजिशन का एक सब कैटेगरी है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेव्स हैं, सबको ऐड करके, एल्जेब्रिकली ऐड करके जो एक नई रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस एडिशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ भी सुपरपोजिशन ही करना है, बट यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए हमें। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब यदि 4 वेव है, तो 4 वेव का चारों का लैम्डा सेम होना चाहिए, चारों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, चारों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम होना चाहिए, और चारों वेव का सेम प्लेन में प्रोपोगेट होना चाहिए। तो उनको ऐड करने से जो एक नई वेव बनेगी, उस वेव से हम इंटरफेरेंस पैटर्न बना सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, या इंटरफेरेंस होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जल्दी बोलो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सेम होना चाहिए। जैसे, तो फेज डिफरेंस अलग हो सकता है। हाँ, और फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। फेज अलग हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस जो आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेव्स, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस।
मस्ट बी कांस्टेंट। फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये चीजें आपका इसकी बेसिक कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए। ये चीजें होना चाहिए, तभी हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तभी इंटरफेरेंस होगा। यदि ये कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन मिसमैच कर जाती है, सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर उस टाइप के सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी, ठीक है, उससे हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। सर, हाँ बोलो। स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं वो इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन हो सकती हैं, तो उनमें जो कांस्टेंट वेव्स होंगी वो तो अलग डायरेक्शन में जा रही होंगी ना। हाँ, तो यह वहां इंटरफेरेंस नहीं होगा ना, वो सुपरपोजिशन है, लेकिन वहां वहां इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा हमें। ओके, हाँ डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस। तो आ जाते हैं इंटरफेरेंस के फर्स्ट टॉपिक पे। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि एक इंटरफेरेंस का बेसिक मीनिंग क्या होती है? बेटा आवाज ठीक से नहीं आई, तो बोलो, फिर से बोलो। इंटरफेरेंस की बेसिक मीनिंग। इंटरफेरेंस की बेसिक मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ये करके बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, इंटरफेरेंस अभी लग रहा होगा आपको इंटरफेरेंस है क्या एक्चुअली। इंटरफेरेंस, हाँ, इंटरफेरेंस एक पैटर्न है, स्क्रीन में ऑब्जर्व होता है, उस पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस। वो पैटर्न कैसे ऑब्जर्व होगा? सर आपका कैमरा हाँ। ऑफ हो गया है। इंटरफेरेंस एक पैटर्न है जो स्क्रीन में ऑब्जर्व करेंगे। अभी क्लियरिटी आ जाएगी, बस सुन लो अच्छे से ध्यान देके। अभी इंटरफेरेंस हो सकता है कि इंटरफेरेंस है क्या। पहली बात तो इंटरफेरेंस एक पैटर्न है, ठीक है। अभी अभी क्लियर आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ए पार्ट करते हैं YDSE, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यदि फर्स्ट YDSE आ गया तो बाकी के सारे इंटरफेरेंस ABCD जितने भी मैंने करवाए तो वो सारे समझ में आ जाएंगे। YDSE बेसिक कंसेप्ट समझना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक सेटअप तैयार किया जिसको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा गया है, जिससे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन में ऑब्जर्व करना है। अभी वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता क्या है वो भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो उसने बोला कि दो स्लिट हैं, ये स्लिट, एक स्लिट को S1 नाम दिया, इसको S2 नाम दिया, ये इसका मिडिल पॉइंट है, और यहां पर ये स्क्रीन लगा दी है। क्या लगा दी है? स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है। ये मिड पॉइंट ऑफ स्लिट, टू स्लिट है। ये डिस्टेंस D/2 है, ये डिस्टेंस D/2 है। ये स्लिट है, मतलब यहां से लाइट पास कर सकती है, बाकी जगह ब्लॉक हो जाएगी। ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक का, ये कैपिटल D है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन कैपिटल D से बोला गया है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया गया है, विच इज मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ठीक, ये सेटअप यंग्स ने बताया, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी हम एक बहुत एक्यूरेट या प्रॉपर मैनर में हम वो पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर पाएंगे। यदि ऐसे चीजें, ऐसा सेटअप बनाएंगे तो इस सेटअप को बोला है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब क्या है, यहां से कोई लाइट हमने फोकस करी तो यहां से स्लिट से निकलेगी, इस स्लिट से लाइट निकली और ये स्क्रीन में गई, मतलब एक वेव निकली। लाइट का भी वेव कैरेक्टर होता है, मतलब एक वेव निकली, एक वेव यहां से गई ऐसे ट्रेवल करते हुए, और एक वेव निकल के इस स्लिट से गई और जाके दोनों यहां पर मीट कर गई। मीट करने का मतलब क्या है, दोनों कंबाइंड करके एक वेव बनाई। मतलब यदि ये Y1 वेव है, ये Y2 वेव है, तो दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। बस वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो मैंने कंडीशन पहले लिखवा दी गई है, इस वेव और इस वेव की। उन दोनों को एडिशन से एक नई रिजल्टेंट वेव मिली
और इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं और ये सेंटर है, और यहां से जहां पर ये देख रहे हैं उसको मैं एक नया नाम कोई नाम देता हूं YN। ये पोजीशन है यहां से। पहले क्या ये सेटअप समझ में आया? सेटअप जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, स्मॉल डी है सेपरेशन बिटवीन सिलेक्ट, ठीक है। कैपिटल डी है सेपरेशन बिटवीन सिलेक्ट, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन सिलेक्ट एंड स्क्रीन, जहां पर स्क्रीन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं इसलिए जल्दबाजी, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये मिड पॉइंट था सिलेक्ट, दो सिलेक्ट के बीच में। अच्छा, अब यहां से ये कैपिटल डी इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज से फायदा ये है कि एक स्लिट ये है, यहां समझने के लिए बना रहा हूं, समझाने के लिए। एक स्लिट ये है S1, एक स्लिट ये S2 है, और ये इसका मिड पॉइंट है, और इनके बीच का सेपरेशन D है। एक वेव यहां से निकली और एक वेव यहां से निकली, और कैपिटल डी वेरी लार्ज है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है या वेव ऑफ लाइट है ये ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। जल्दी बोलो। यस सर। क्योंकि Yes. बहुत दूर है स्क्रीन, बहुत दूर है, तो ऐसा लगेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये तो बहुत कम है तो ऐसा क्या लगेगा, दोनों कैसे जा रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर Yes. हाँ बोलो बोलो। सर हाँ, ये मतलब आप बता रहे हैं डायग्राम से कि इन्फिनिटी पे मीट कर रही हैं रेस स्क्रीन पर? इन्फिनिटी नहीं, इस डी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, बस इसके कंपेरिजन में ये ठीक है। इन्फिनिटी है, बस ये मान लो, इसके कंपेरिजन में ये इन्फिनिटी है, तो ऑलमोस्ट ये पैरेलल रहेंगी। अच्छा, ऑलमोस्ट पैरेलल रहेंगी, तो अब वही फंडामेंटली यदि आप फंडामेंटल सीख गए कि क्या होना है, तो समझ लो किसी भी सिचुएशन में आप इंटरफेरेंस करा सकते हो। अब यहाँ पे ये जब ऑलमोस्ट पैरेलल हो गई, यहां से एक वेव यहां से चलना शुरू करी थी, एक वेव यहां से चलना शुरू करी थी, और इन्फिनिटी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके मीट कर रही है। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। जल्दी बोलो। यस सर। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। देख लो ज्योमेट्रिकली। यस सर। गुड। अच्छा, तो अब यहां से यदि मैं इस पॉइंट को कुछ नया नाम दे दूं, मैं वही फिगर जो बनाया मैं वही नाम दे रहा हूं Q, तो यहां से Q से जाके ये लगभग इन्फिनिटी पे मिल रही है, और ये जहां मिल रही है वो पॉइंट P था, ये पॉइंट P था नहीं था? हाँ, अच्छा, तो यहां से S1 से P तक का डिस्टेंस और Q से P तक का डिस्टेंस, S1 से P तक का डिस्टेंस और Q से P तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। जल्दी बोलो। गुड। ये से सेम रहेगा। हाँ, ये डिस्टेंस D है, ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना रहेगा? S2Q कितना रहेगा? D साइन थीटा रहेगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। मतलब जो S1 से जो वेव निकली वो S1P डिस्टेंस ट्रेवल करी, और जो S2 से वेव निकली वो S2P डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो जो पाथ डिफरेंस आया, क्या आया? पाथ डिफरेंस। बेसिकली ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। क्या है? ऑप्टिकल। अभी ऑप्टिकल का मतलब आगे समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, सिंपली पाथ डिफरेंस बोल देते हैं, और एक्चुअल में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेते हैं, पाथ डिफरेंस। तो जो पाथ डिफरेंस x बोल दूं वो S2P माइनस S1P के बराबर, इतना इन दोनों के ट्रेवल करने का पाथ डिफरेंस आया, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया।
और वो किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू sin theta। डी साइन थीटा के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। सर हाँ सर ये बोलो नहीं बोलो। नहीं समझ में आया सर। बेटा ये d है, यस सर। तो ये d cos थीटा, ये d sin थीटा। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये तो आपस में डिफरेंस निकालना कि कितना ज्यादा ट्रेवल किया। हाँ हाँ ठीक है डी साइन तो थीटा। ये तो इतना ज्यादा ट्रेवल किया ना ये वाला, ये तो Yes, ये तो कैंसिल कैंसिल आउट हो गया। तो पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच का ठीक है। डी साइन थीटा। ठीक, पाथ डिफरेंस आ गया। तो ये पाथ डिफरेंस आपका बेसिकली पाथ डिफरेंस ही कैलकुलेट करना होता है। और जैसे मैंने देखा कि कैपिटल डी इज मच लेस देन एज कंपेयर टू द स्मॉल डी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फंडामेंटली आप देख लो बहुत अच्छे से। ये पर ड्रॉप किया था, ये थीटा, ये क्यू। अब ये स्लिट के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा है, डी स्मॉल डी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये भी वेरी स्मॉल होगा और थीटा भी वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। सर को रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैपिटल डी बहुत ज्यादा है स्मॉल डी से, तो जो थीटा होगा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकली ना, तो जो थीटा होगा ये भी वेरी स्मॉल होगा। यस यस सर। हाँ, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। क्या? थीटा इज वेरी स्मॉल। और थीटा स्मॉल होगा तो मैं डी टेन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है टेन थीटा के। ये शायद टेक्नोमेट्री में आपने देखा होगा, यदि टेक्नोमेट्रिक ग्राफ वगैरह आपको पता है तो। यस सर। ने हाँ, Yes, sir. यदि थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा के बराबर हो गया। चलो ठीक है। अब पाथ डिफरेंस को मैंने डी साइन थीटा की जगह डी टेन थीटा लिख लिया। ये थीटा है, ये कैपिटल डी है। अब यदि मैं यहां पर ट्रायंगल एम सी पी दिखा, बड़े वाले फिगर में ट्रायंगल एम सी पी, हाँ जो जल्दी बोलते जाओ भाई। यस हाँ सर। मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहां से यदि मैं टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा हो जाएगा Why वाई not? एन डिवाइड बाई कैपिटल डी, राइट। तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वाई एन बाई डी इज इक्वल टू, नहीं x इक्वल टू वाई एंड डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। ये क्या आ गया? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। Yes. गुड। तो अल्टीमेटली लॉजिक हमारा क्या था कि मुझे क्या कैलकुलेट करना था इस सेटअप में? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था। जब भी इंटरफेरेंस किसी दो वेव का देखते हैं तो उसको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या देखना होता है? पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैसे भी करके कैलकुलेट करना है, और यदि पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया तो फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? हमने देखा था, याद होगा आपने, कि यदि लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का होता है? पाई रेडियन का होता है। यस सर। यदि 1 यूनिट का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस पाई, सॉरी लैम्डा नहीं, 2 पाई का होता है यार। आप लोग जैसा मैं बोलता हूं बस वैसे बोलते जा रहे हो। लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है। 1 यूनिट का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। और यदि x का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? बोलो। 2 पाई x वाला।
2 पाई बाई लैम्डा लैम्डा, एक्स। हाँ ये मैं वेव में भी लिखवा चुका हूँ, फिर से लिख लो यदि नहीं पता। मतलब अल्टीमेटली यदि फेज डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, और पाथ डिफरेंस यदि कैलकुलेट कर लिया तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। यस सर। गुड। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने यंग डबलेट ने ये एक सेटअप तैयार करके चीजें करी और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा तो फेज डिफरेंस बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ही बोलूंगा मैं, और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि ये यंग ने अपना एक सेटअप बनाया है, उसमें ये कंडीशन रखी गई है सारी। ठीक, अब आते हैं इंटरफेरेंस पे। तो दो वेव के सुपर पोजिशन से या दो वेव के इंटरफेरेंस जाके मीट करती हैं पी पे, मतलब दोनों को एल्जेब्रिकली मैंने ऐड कर दिया गया है। जैसे वाई वेव होती, एक वेव होती वाई वन, तो वाई वन होती वाई वन इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, और वाई टू होती, ठीक है, वाई वन होती ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और वाई टू होती ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ओमेगा के दोनों के सेम है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में माइनस माइनस है, और फेज डिफरेंस दोनों का क्या है, कांस्टेंट है पाई बाई टू, है कि नहीं। तो वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कंडीशन लिखवाई। तो ये एक दो वेव है इंटरफेयर कराई, बेसिक ऑब्जेक्टिव था पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना, और पाथ डिफरेंस मिल जाएगा तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अब आते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न पे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, वहां भी बताया था, यहाँ भी बताता हूँ। इसे मिटाऊं कि नहीं मिटाऊं, इसे मिटा दूं मुझे? सर 1 मिनट। तो 1 मिनट नोट कर लो। हाँ करो जल्दी। इसीलिए एक चीज मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, तो लॉजिकली आप क्लियर हो जाए तो बाकी तो फटाफट हो जाएंगे सारे। मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास पाथ डिफरेंस निकल के आया है y एंड d, सबका मतलब तुम्हें पता ही है। ये हमारे पास निकल के आया है पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस निकल के आया है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, मिटा रहा हूं मिटाई वाला, ठीक है। अब ध्यान दो, इसीलिए कह रहा हूं वेव ऑप्टिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बस एक चीज समझ लो, बाकी अपने आप पता जाएगा। अब समझना ठीक से, मतलब एक बात तो यहां तय हो गई, चाहो तो अपनी लैंग्वेज में कहीं भी लिख लो नोट्स में, कि जब भी इंटरफेरेंस देखना होता है किसी भी दो सोर्स के बीच में, तो इंटरफेरेंस के लिए वो दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, पाथ डिफरेंस। अल्टीमेट गोल क्या कैलकुलेट करने का होता है, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस आ गया मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने बोल दिया कि फेज डिफरेंस अल्टीमेटली गोल कैलकुलेट करने का, क्या फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का गोल है। पाथ डिफरेंस बोलूं या फेज डिफरेंस बोलूं, एक आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इंटरफेरेंस के लिए अल्टीमेट गोल क्या कैलकुलेट करना है, जरूरी नहीं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही सेटअप हो, कोई दूसरा सेटअप भी है, तब भी हमारा इंटरफेरेंस देखने के लिए अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। सर ऑप्टिकल पाथ निकालना। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना। यस सर। क्या अल्टीमेट गोल इंटरफेरेंस के लिए, जरूरी नहीं है यही सेटअप हो, कोई भी सेटअप हो, यदि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो कोई भी सेटअप हो, जरूरी नहीं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही हो, किसी भी टाइप का सेटअप हो, वो कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम कर दे जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। नोट लिख लो, तो ये है की पॉइंट, नोट। सर हाँ अभी सुनते जाओ बस, पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो।
इसमें कोई प्रॉब्लम बोलो, आगे कुछ नहीं। यस हाँ, तो अल्टीमेट की पॉइंट क्या है? फॉर इंटरफेरेंस। मैं इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें इंटरफेरेंस में कोई कंसीडर रहे, कोई भी सेटअप हो। फॉर इंटरफेरेंस वी हैव टू कैलकुलेट पाथ डिफरेंस। जरूरी नहीं है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी सेटअप हो, पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस, दोनों एक ही मतलब है, दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। यार बेटा इतनी बात समझ में आई जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात को? Yes, sir. गुड। तो कोई भी हो, आपका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि यदि दो वेव हैं, क्या है? दो वेव हैं, तो उनके इंटरफेरेंस पैटर्न से ऐसे समझो कि मुझे थोड़ा सा वेव वाला, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 12th वाले भी बैठे हुए हैं जो 11th में नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। इंटरफेरेंस का मतलब एक वेव ये निकली, एक वेव ये निकली, ये y1 वेव है, ये y2 वेव है, और यहां पर इंटरफेयर कर गई है, इंटरफेरेंस हो गया। y1 थी आपका a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और y2 थी a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई, और फाई कांस्टेंट। तो देखो सबका ओमेगा सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, सबका k सेम है मतलब लैम्डा सेम है, क्योंकि k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। यहां पर भी kx माइनस माइनस मतलब प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका भी प्रोपोगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस है। इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, इनका डिफरेंस का मॉड लेंगे तो फाई के बराबर आएगा, मतलब फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। मतलब वो जो बेसिक कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रही थी। इन दोनों के इंटरफेरेंस से एक वेव बनी, तो जो एक रिजल्टेंट वेव आएगी y इज इक्वल टू वो y1 प्लस y2 के बराबर, y1 प्लस y2, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यदि ये कंडीशन ओमेगा और k और फाई कांस्टेंट है, माइनस माइनस यहाँ है, ओमेगा के दोनों के सेम है, तो जो हमें पैटर्न मिलेगा पी पॉइंट पे, मतलब स्क्रीन पे, वो इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड करना, तो ऐड करने का मैंने तरीका बताया था कि वेक्टर मेथड, किसी एक को रेफरेंस मान लेंगे, लेट्स से y1 को रेफरेंस मान लिया, और y1 का एम्पलीट्यूड a1 है, और y2 जो है वो फाई एंगल लेट्स से आगे है, ये y2 वेव है जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ar आएगा, ar बोल रहा हूं, और वो होगा रूट ओवर, याद आया वेक्टर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a1 a2 cos of phi, where phi is the phase difference। याद आया? जल्दी बोलो। यस सर। और ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा होगा tan अल्फा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos phi a2 sin phi। क्या यही था? जल्दी चेक करो। और tan बीटा a1 sin phi a2 प्लस a1 cos phi। याद आया? यस सर। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो होगी y इज इक्वल टू ar, उसका एम्पलीट्यूड होगा जो ये निकाला है, और ये दोनों साइन है, सेम फॉर्म की होना चाहिए, तो ये भी साइन होगा, और जो कॉमन टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स वो कॉमन ही रहेगा, और प्लस
हाँ ओमेगा टी और प्लस अल्फा करूं, ठीक है, प्लस माइनस ये प्लस अल्फा करूं, ये भी सही है, अल्फा करूंगा तो विथ क्या हो गया, विथ y1, और यदि ऐसे लिखूं ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बीटा, तो ये किसके साथ हो गया, विथ प्लस ये माइनस करूं क्योंकि उससे अपोजिट है, माइनस विथ y2 हो गया। जल्दी बोलो। तो ये रिजल्टेंट वेव होगी, ये भी हो रिजल्टेंट वेव है, ये भी वही, ये वाई आर। अब इंटरफेरेंस सुनना, अब इंटरफेरेंस चाहते हैं। पहले इतनी बात समझ आ गई नहीं, बेस तो थोड़ा सा जनरल आइडिया दिया है मैंने। कितने लोगों को समझ में आया है? 11th में पढ़ा होगा लोगों ने। Yes, sir. गुड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला हमें, मेन इस पे फोकस करना है अभी। कॉपी कर लिया तो मिटा दूंगा, जल्दी बोलो। सर ये वे वाला कॉपी कर लें? जल्दी करो, जल्दी करो। सर हम्म। सर ये यंग जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सर 2 ही स्लिट क्यों इस्तेमाल हुए, और स्लिट नहीं बना सकते थे हम लोग? बना सकते थे लेकिन यंग्स ने इतना ही में किया, तो इसी सेटअप को यंग डबल स्लिट बोला गया बस। वो सर young को तो इंटरफेरेंस ज्यादा स्लिट से हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 4 5 वेव, जितनी इंटरफेयर कराना उतनी वेव इंटरफेयर कराओ। यंग्स ने यही बताया बस, ये यंग्स का सेटअप। ओके। अच्छा, अब जरा इंटरफेरेंस, कई लोगों को फील नहीं आ रहा है कि इंटरफेरेंस है क्या बेसिकली, वो देखते हैं। तो बेसिकली एक स्लिट से एक वेव निकली, दूसरे स्लिट से दूसरी वेव निकली। एक का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 था। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आया, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो आया रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव आपका फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। यदि ये y1 है, ये y2 है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, यही निकाला हमने। जल्दी बोलो यार, हाँ नाम है कुछ। यस। Yes, sir. गुड। अब हम बात करें जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब यदि मैं इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखूं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो AR स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाइव। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, बता रहा हूं। यदि मैं इसको लिखूं ऐसे तो I इज इक्वल टू K टाइम ऑफ A स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख दूं I बाई रूट ऐसे ही रहने दो, A स्क्वायर इज इक्वल टू I बाई K। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। तो वही चीज इसमें इम्प्लीमेंट करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। इससे रिलेट करूं तो इज इक्वल टू, इसको रूट ओवर I1 स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? इसको रूट ओवर I2 स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। इसको 2 टाइम ऑफ रूट ओवर I1 I2 इंटू कॉस फाइव लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इफ I1 एंड I2 आर इंटेंसिटी ऑफ
फर्स्ट स्लिट एंड सेकेंड स्लिट, या इस वेव की, ये इसकी I1 इंटेंसिटी है और इसकी I2 इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी में ये रिलेशन आ जाएगा कि फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। जल्दी बोलो। Yes, sir. अब इंटेंसिटी का मतलब तो समझते ही होगे, इंटेंसिटी नहीं समझते? इंटेंसिटी का मतलब ये है, यदि यहां पर थोड़ा सा कम डार्क है या कम ब्राइट है, यहां पर ज्यादा ब्राइट है, तो ज्यादा ब्राइट वाला ज्यादा इंटेंस हो गया, हाँ। और जो कम ब्राइट है वो क्या हो गया, कम इंटेंसिटी हो गई, क्योंकि लाइट वहां कम पड़ रही है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया ज्यादा, तो ज्यादा इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी रिलेटिव टर्म है। यदि मैं दो पॉइंट को कंपेयर करूं, यहां पर तुम देख रहे हो कि बोर्ड में चमक पड़ रही है, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। यहां पर कम चमक पड़ रही है, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, कम है। कम है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इंटेंसिटी का कुछ फील आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो ये तो लाइट के फॉर्म में इंटेंसिटी मैंने बता दी। यदि साउंड के फॉर्म में इंटेंसिटी की बात करें, तो यदि ज्यादा लाउड है, स्पीकर बहुत तेज है, तो ज्यादा इंटेंसिटी हो गई साउंड की, और धीमे धीमे बज रहा है तो क्या हो गया, कम इंटेंसिटी साउंड के रिस्पेक्ट में, साउंड वेव के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? गुड। तो यहां पर हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो अब बात करें, तो मतलब ये दो वेव यदि इंटरफेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस का मतलब हम इंटेंसिटी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं स्क्रीन में। किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब जरा देखो, यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये है, और रिजल्टेंट, अब जो इंटरफेरेंस की बात कर रहा था, तो इंटरफेरेंस आर ऑफ टू टाइप, इंटरफेरेंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वर्ड को रिलेट करना, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइटेस्ट, मतलब ब्राइटेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. या फिर बोलूं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी तो उसी से रिलेट होके आई है। यस सर। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टिव मतलब ज्यादा, ठीक है ना, मतलब मोस्ट ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द स्क्रीन, वो कंस्ट्रक्टिव, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा है, उन्होंने पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब सबसे लो, सबसे डल पॉइंट, जिसकी इंटेंसिटी क्या है स्क्रीन में, सबसे जिन पॉइंट की इंटेंसिटी सबसे कम है, उनको क्या बोला है, उन पोजीशन को बोला है कि यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, मतलब इंटेंसिटी वहां पर क्या है, मिनिमम है। या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, मिनिमम है। क्या ये बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूं फंडामेंटली? Yes, sir. अच्छा, तो फिर यहां पर स्क्रीन में एक ऐसा पैटर्न मिलेगा कि कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, किन्हीं किन्हीं पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और उन दोनों के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगी, मतलब वेरिएशन होगा। मतलब ऐसे समझो कि यदि सेंटर पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिल गया, मैक्सिमम वाला ब्राइट स्पॉट, तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होगी और मुझे क्या मिलेगा, एक डार्क मिलेगा।
फिर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऊपर जाऊंगा तो फिर मुझे ब्राइट मिल जाएगा। मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के मिडिल में मुझे क्या मिला, एक डार्क मिला, और उनके बीच में इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो एक एक आपको पैटर्न टाइप में दिखेगा स्क्रीन में कि यहां से ब्राइट दिखा, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस कम हुई, एकदम से डार्क मिल गया, समझे? फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ी, एकदम से मैक्सिमम ब्राइट मिल गया, फिर धीरे इंटेंसिटी कम हुई, फिर डार्क। तो एक प्रॉपर पैटर्न मिल रहा है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। Yes, sir. उसी पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? वो जो मिल रहा है इंटरफेरेंस। ये लाइट के रिस्पेक्ट में बात करें, ऐसे साउंड के रिस्पेक्ट में कि पहले एकदम से दो साउंड, एक साउंड दो स्पीकर बजा दिए और दोनों के मिक्सर से जो साउंड बना, तो यदि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहा होगा तो मैक्सिमम साउंड मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रहा होगा तो मिनिमम साउंड मिलेगा, दोनों के इंटरफेरेंस से। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? तो इंटरफेरेंस किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, साउंड वेव से रिलेट कर सकते हैं, प्रेशर वेव से रिलेट कर सकते हैं, लाइट वेव से रिलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। तो इंटरफेरेंस का अब यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। लॉजिकली बिल्कुल मैंने सारा मामला फिट कर दिया है। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, किसी भी सेटअप का कैलकुलेट कैसे करना होता है जरूरी नहीं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी सेटअप, बस क्या होंगी, दो वेव होंगी या तीन वेव होंगी, तो उनके बीच का, किन्हीं दो के बीच का पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बता दिया है। वो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी तो ये एक्सप्रेशन आया, कहीं दूसरा सेटअप होगा तो उसका ज्योमेट्रिकली फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कौन कितना ट्रेवल कर रहा है, डिफरेंस देखेंगे, हो सकता है दूसरा एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या है, इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे फेज डिफरेंस मिलेगा। फेज डिफरेंस यदि मुझे पता होगा तो मैं उस पॉइंट पे कि यहां पर जब वेव इंटरफेयर कर रही हैं, यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, तो मैं वहां की क्या निकाल सकता हूं, जल्दी बोलो, इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। इफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ S1 and S2 आर गिवन एंड फेज डिफरेंस एट दैट पोजीशन आर गिवन, वो कैसे मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन की इंटेंसिटी निकाल सकता हूं? फटाफट बोलो। यस Yes, sir. और यदि वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो बोलूंगा उस पोजीशन पर क्या बन रहा, कैसा इंटरफेरेंस हुआ होगा। Constructive. कंस्ट्रक्टिव। और यदि वहां की इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो कैसा Destructive. हुआ होगा। और कोई जनरल है तो जनरल के लिए पता ही है, वो फाई तो गिवन होगा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव की बात करें, ध्यान देना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है? सर। ये हाँ, अभी रुक जाओ, पहले इतना समझ में नहीं आया, अभी बीच में क्वेश्चन नहीं, यदि इतने में कोई प्रॉब्लम है बता दो, अभी पूरा सर कंप्लीट ये है। आई मैक्स और आई मिनिमम जो है सर, ये डिफरेंशिएशन से निकालेंगे हम लोग, क्या होगा? कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का तो जैसे बात कर रहा है, सुनते जाओ पहले, सर कैसे? रुक जा। ये एक्सप्रेशन क्लियर है? Yes, sir. गुड। अब सुनना, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देना, का मतलब बता ही दिया है कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यदि आई आर का फॉर्मूला आपके पास ये लिखा था, आई आर इज इक्वल टू आया था आपके पास रूट ओवर आई, दिख रहा है ना, I1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर I2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ रूट ओवर I1 I2। मैं इसीलिए ये इस वाले पार्ट में बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको मतलब चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। यह है, यदि इसको मैक्सिमम होना है, I1 I2 तो फिक्स है दोनों वेव की, गिवन, यदि फेज डिफरेंस मैक्सिमम हो गया, यदि कंस्ट्रक्टिव मतलब आई आर यदि मैक्सिमम होना है, इसका मतलब कॉस फाई क्या होना चाहिए, बोलो, 1 +1 होना चाहिए।
Yes, मतलब sir. फेज डिफरेंस, मतलब cos फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। जल्दी बोलो। Yes, sir. तो फिर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी? ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो आई आर मैक्स जो आएगा वो आएगा कितना? √/i1 + √/i2 का होल स्क्वायर। जरा देखो क्या यही आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट। सर फेज डिफरेंस अगर मतलब पाथ डिफरेंस फिर 2 पाई हो जाएगा। रुको रुको, अभी सब 5 थे, बिल्कुल होगा होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले, मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी होगी यदि इंडिविजुअल इंटेंसिटी पता है किसी स्पॉट की, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। दूसरी बात पे आते हैं, चलो। कोई जनरल फाई पे है तो वो फाई पता होना चाहिए बस, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला मिलेगा। अच्छा, अब कॉस फाई मैक्सिमम है, मतलब फाई क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, 0 या फिर 2 पाई होना चाहिए, या फिर even पाई 4 पाई। मतलब 0 पे क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। 0 पे 1 मिलेगा, और 2 Yes, पाई पे 1 मिलेगा, और 4 पाई पे 1 मिलेगा। yes, sir. मतलब क्या होना चाहिए? 2n पाई के फॉर्म का होना चाहिए। चेक करो जरा। Yes sir। Yes, sir. मतलब फेज डिफरेंस ये क्या है? यदि फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंट वेव इन द फॉर्म ऑफ 2n पाई, तो फिर मुझे उन स्पॉट पे जहां जहां फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा, वहां वहां पर मुझे क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट। अच्छा, फेज डिफरेंस 2n पाई का है, तो पाथ डिफरेंस ये क्या, ये किस में रिलेशन मिल गया? फेज डिफरेंस में। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। फेज डिफरेंस यदि कंस्ट्रक्टिव होना है तो फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होना चाहिए, इस फॉर्म का आना चाहिए। जहां जहां जिस जिस पॉइंट के लिए इतना फेज डिफरेंस होगा, तब वहां वहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं उसको। अच्छा, यदि फेज डिफरेंस ये है तो पाथ डिफरेंस किस फॉर्म का होना चाहिए? एन लैम्डा के फॉर्म का होना चाहिए। यस सर। पाथ डिफरेंस किस फॉर्म का होना चाहिए? बोलो। एन लैम्डा, क्योंकि एक लैम्डा में कितना होता है? 2 पाई। 2 लैम्डा में क्या होता है? 4 पाई। यस सर। 3 लैम्डा में क्या होता है? 6 पाई। तो ये किस में रिलेशन होना चाहिए? पाथ डिफरेंस में। चाहे वो मैंने पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का रिलेशन बताया था, उसमें आपको यहां पुट कर दो, यही आ जाएगा। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होना चाहिए। ये पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस रख के देख लो, आ जाएगा। कोई एक पता है, दूसरा निकाल लेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? यदि ये सिचुएशन है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस किस फॉर्म का होना चाहिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? एन लैम्डा के फॉर्म का होना चाहिए। या फिर फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 2n पाई के फॉर्म का होना चाहिए। तो मुझे क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। गुड। अब सुनना, तो जो मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं अभी, जो हमने x निकाला था वो कितना निकाला था? जल्दी बोलो। y/d / T, ये पाथ डिफरेंस आया था। और यदि ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के फॉर्म का हो गया, तो मुझे कैसा इंटरफेरेंस मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसीलिए मैंने बोला था अल्टीमेट गोल मेरा क्या कैलकुलेट करना होता है? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है।
और पाथ डिफरेंस यदि एन लैम्डा के फॉर्म का रहा तो उन पॉइंट पे मुझे मिलेगा ब्राइट फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब समझ में आया? मैं क्यों जोर दे रहा था कि अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है कैलकुलेट करना, पाथ डिफरेंस। जल्दी बोलो। यस और नो? Yes, sir. तो यहां से yn इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये जो मिला ये मिला पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सी। सी इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए इस स्क्रीन का सेंटर मान लो, यहां से देख रहे हैं, वो फिगर में मेंशन कर दिया, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सी। दिखा मतलब कहने का? यार समझ में आ रहा है कि मैं ऐसी कहानी बस बोले जा रहा हूं अपने आ आप? रहा है सर। आ रहे सर, आ रहे। हाँ। अच्छा, और ब्राइट इंटेंसिटी पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो यहां पर n इक्वल टू 1 रखूं, n इक्वल टू 0 रखूं, n इक्वल टू 0 रखूं तो y 0 0 मिला। n इक्वल टू 1 रखूं तो y1 कितना मिला? जल्दी बोलो। n d बाई डी। सारे मेजरमेंट कहां से हो रहे हैं? c से हो रहे हैं। ऐसे ही ऊपर के लिए होगा, ऐसे ही सिमिलरली जैसा ऊपर पैटर्न होगा वैसे ही कहां होगा? नीचे होगा। सिमिट्री है ना? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, n इक्वल टू 2 रखूं तो y2 2n d बाई डी। सिमिलरली n इज इक्वल टू n रखूं तो yn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। इसको बोलूंगा n0 का मतलब कहां पर है? हम c पर है। यस सर। y0 का मतलब क्या? c पर है। और होना भी चाहिए। यदि यहां से यहां तक ये वेव ट्रेवल करेगी, यहां से ये यहां पर इंटरफेयर करेगी, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। और पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0 तो इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट। इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट, B1 बोल देता हूं। इसको बोलेंगे सेकेंड ब्राइट, यहां पर मिलेगा इतनी डिस्टेंस पे। इसको बोलेंगे एनथ ब्राइट, PN। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब फर्स्ट ब्राइट यहां पर मिला, फिर ND बाई कैप इतनी डिस्टेंस पर यहां पर मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट एंड सो ऑन। ऐसे ही नीचे यहाँ B1 B2 B3 ऐसे ही करके। तो ये क्या मिल गए मुझे? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम सी ऑन स्क्रीन। क्या आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सिमिलर पैटर्न ऊपर साइड मिलेगा, सिमिलर नीचे मिलेगा। अच्छा, अब यदि मैं यहां से ध्यान जरा देखो, यदि y1 माइनस y0 करूं या फिर y2 माइनस y1 करूं या फिर yn माइनस yn माइनस 1 करूं, क्या मिल रहा है? n कैपिटल D बाई स्मॉल d। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? इसको बोलूंगा W, n कैपिटल D बाई d। ये है फ्रिंज विड्थ। क्या है? फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट। फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट, वो कांस्टेंट रहेगा। यार समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो।
आ सर गया सर। वाई एन मतलब लास्ट होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एन जितना बढ़ाते जाओ, इनफाइनाइट ब्राइट फ्रिंजेस होंगे ना। हाँ बढ़ाते जाओ। मैक्सिमम मैक्सिमम पाथ डिफरेंस पता है कितना हो सकता है? मैक्सिमम पाथ डिफरेंस डी हो सकता है जब ये दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये ऊपर हो जाएंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल नीचे हो जाएंगे। नहीं समझे? ये S1 है, ये S2 है, ये D है। यदि ये बिल्कुल ऐसे हो गई, ये बिल्कुल ऐसे हो गई, यस सर। तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? D हो सकता है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है? D के बराबर, स्मॉल d के बराबर। कितने लोगों को समझ में आया ये? आ गया सर। चलो, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहाँ कहाँ हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज वो सर कांस्टेंट सब होगा में एंड n डी। की जगह लैम्डा नहीं होना चाहिए? हाँ सर। अच्छा यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये, हाँ ये मैंने गलती से दिया। ठीक है, अब ठीक है तो फ्रिंज डिफरेंस में भी तो आ जाएगा लैम्डा। है? तो जहाँ पे आपने W लिखा है। हाँ ये गलती से लिख दिया। ठीक है ना? हाँ वो ध्यान देना, वो गलती से लिखा। क्लियर है ना? तो सारे ब्राइट की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी? है सारे ब्राइट की इंटेंसिटी सेम होगी? क्या इंटेंसिटी ना? यस सर। हाँ सेम होगी, और क्या होगी? तो सर जो इनके बीच में जो स्पेस होगी वहां पे कम हो जाएगी इंटेंसिटी? क्या? तो जो उनके बीच की स्पेस है। अभी पहुंचते हैं वहां पर। पहले ये समझाया ब्राइट फ्रिंज का, और ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या होगी? आई मैक्स का वैल्यू मैंने देखा है, आई आर मैक्स का वैल्यू रूट ओवर रूट रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यही आया था ना? तुम लोग बिल्कुल शांत हो जाते हो तो पता ही नहीं पड़ता क्या है, कोई हाँ तक नहीं बोलता। यस। अब आ जाते हैं Yes, sir. डिस्ट्रक्टिव इंटर अब आ जाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम समझा रहा हूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटेंसिटी मिनिमम या एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम, है कि नहीं? तो Yes, sir. इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, यदि ये मिनिमम रखना है, आई आर क्या करना है? मिनिमम करना है। Cos तो phi इसका minus मतलब 1. cos फाई क्या हो जाना चाहिए बेटा? cos फाई, cos, मेरी बात समझ गया ना? डिस्टर्ब का मतलब cos फाई मिनिमम होना चाहिए, और cos फाई मिनिमम वैल्यू -1, मतलब फाई किस फॉर्म का होना चाहिए? 2n - 1 पाई, और n यहां शुरू कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? n इज इक्वल टू 1 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, चेक करो क्या सही लिखा हमने रिलेशन? यस सर। अभी तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा, वो मिनिमम। अच्छा, तो ये किस में रिलेशन आ गया? फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस रिलेशन में बता चुका हूं, तो पार्ट डिफरेंस किस फॉर्म पर थे बोलो? सर
तो क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या सही लिखा है? चेक करो। बताओ तो कुछ, क्या सही लिखा है? हाँ इसमें रख के देख लो। Yes, sir. तो ये यदि कंडीशन फेज डिफरेंस में रहेगी या पार्ट डिफरेंस में रहेगी तो हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। अच्छा, मतलब वो डार्केस्ट पोजीशन होगा, स्पॉट होगा स्क्रीन में जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से वाई एन निकाला था, हमारा पास पार्ट डिफरेंस क्या था? एक्स इज इक्वल टू वाई एन डी बाई कैपिटल डी। यदि ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म का है तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वाई एन इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये क्या देगा बेटा? वाई एन क्या देगा आप मुझे यहाँ पे? सर स्पॉट्स जहाँ डार्क होगा, मतलब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। यस। क्या समझ में आया बात? जल्दी बोलो। सर वो उसमें 2D तो लैम्डा आएगा बाई नहीं 2D नहीं होगा? और लैम्डा बाई 2d होगा, लैम्डा बाई 2 रहेगा ना? हाँ। Yes, sir. तो हमें क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, यहां से देखो तो y1 से शुरू करना है, n1 से शुरू करना है, तो y1 लैम्डा डी बाई 2d, y2 3 लैम्डा डी बाई 2d, y3 5 lambda d by 2d and so on yn 2n minus 1 lambda d by 2d। क्या सही लिखा है? ये क्या है? फर्स्ट डार्क। ये क्या है? सेकेंड डार्क। ये क्या है? थर्ड डार्क। ये कौन सा डार्क है? nth डार्क। ऐसे ही इतनी डिस्टेंस पे ऊपर होंगे, इतनी डिस्टेंस पे नीचे होंगे। जल्दी बोलो। यस सर। और यहां से भी देखो y2 माइनस y1 या y3 माइनस y2 कुछ भी देख लो, ये भी आएगा आपका कितना? लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी। मतलब अभी भी फ्रिंज विड्थ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क बोलो या बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बोलो, वो सेम ही रहेगा और वो रहेगा लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। जल्दी बोलो। यस सर। गौर से देखो, पहला ब्राइट यहां मिल रहा था B1 पे, दूसरा ब्राइट B2 पे, तीसरा ब्राइट यहाँ पे B3 पे। ऐसे ही पैटर्न नीचे, ये सेंट्रल ब्राइट था, यहाँ पर तो सेंट्रल ब्राइट रहेगा, यहाँ पर B1 वैसे ही सिमिलर पैटर्न नीचे भी जनरेट होगा, B2 B3। ये B1 जहां पर मिल रहा था वो मिल रहा था आपका लैम्डा डी बाई स्मॉल डी पे। जरा देखो, यही आया था लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, जो ब्राइट वाले लिखे थे यस सर। इससे पहले। और जो फर्स्ट डार्क आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? लैम्डा डी बाई 2d। यस सर। मतलब पहला डार्क यहां मिलेगा दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच में, यहां पर पहला डार्क, फिर यहां दूसरा डार्क, यहां पर तीसरा डार्क। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। ऐसे ही यहां पर पहला डार्क, यहां पर दूसरा डार्क, यहां पर तीसरा डार्क एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता रहेगा। क्या समझ में आया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें। जल्दी बोलो, आगे बढ़ना है। यस सर। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रंट एंड सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रंट ये रहेगा। यदि सेपरेशन बिटवीन
टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क की बात करूं तो कितना होगा? So इसका half. lambda d by 2d. लैम्डा बाय 2। हाँ, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो बेसिक तो यही चीजें हैं कि अल्टीमेटली हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए। पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए फाई मैक्सिमम होगा। मतलब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के फॉर्म का होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म का होना चाहिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, और पाथ डिफरेंस इस फॉर्म में होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और पाथ डिफरेंस यदि एन लैम्डा होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और कोई जनरल निकालना है तो फाई पता होगा, तो वो फॉर्मूला मेरे पास ये है। जल्दी बोलो। मिटा रहा हूं, मिटाओ। Yes, sir. ठीक है। YDSC के अंदर ही चल रहे हैं। एक छोटा सा टर्म आता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, पहले समझ लो, जरूरत पड़ेगी इसकी, अभी देखेंगे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, एक टर्म आता है जो मैं यूज कर रहा था, जो पाथ डिफरेंस निकाल रहा था ना, मैं क्या निकाल रहा था? पाथ डिफरेंस। तो अभी मैं बेसिकली ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? फिर से बोलो। Optical part difference. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल रहा था, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, अभी इसका मतलब भी समझना, बहुत बारीक बारीक पॉइंट है, कई लोगों को नहीं पता होता है ऐसी चीजें। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो अभी जो मैंने किया था वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ही निकाला था। सिंपली मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा था उसको, वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था। जब भी मैं पाथ डिफरेंस की बात करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ही निकालना है। तो ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ही निकाल रहा था इसके। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस समझना, एक ये स्लैब है, एक स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसकी थिकनेस ए मान लेता हूं। ध्यान देना, एक रे ऑफ लाइट यहां से ए पोजीशन से ट्रेवल करके और इसको स्लैब से ट्रेवल होते हुए यहां पोजीशन बी पर पहुंच रही है, और ए से बी का जो बीच का सेपरेशन है वो एल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या बोला? ए से बी का जो सेपरेशन है वो एल है। एक रे ऑफ लाइट या वेव ऑफ लाइट ए से बी जा रही है, बाहर कुछ का बाहर का रिफ्रैक्टिव नहीं दिया है तो क्या मानूंगा? एयर ही मानूंगा। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका थिकनेस जो है वो ए है, और ए से बी तक गई। क्या ये सिचुएशन क्लियर है जो मैंने सिचुएशन डिस्क्राइब करी है? यस। अच्छा, यदि मैं इस रे ऑफ लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की बात करूं, पाथ लेंथ और दो लेंथ का डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस। जैसे एस से एस पी, ये पाथ लेंथ किसका था? पहली वाली वेव का। S2 से P तक का पाथ क्या था? पहली वाली। दूसरी वाली का पाथ, उनका बीच का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो रे ऑफ लाइट ए से बी तक गई, तो जो एल, ए और बी के बीच का जो एल डिस्टेंस है वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। क्या है? जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस।
पाथ डिफरेंस, समझना मेरी बात को, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। और जब भी मुझे इंटरफेरेंस में कंडीशन पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो मुझे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस पे फोकस नहीं करना होता है, मुझे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना होता है। तो वो मैं लिखवा चुका हूं कि जब भी हमें इंटरफेरेंस देखना है देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, नॉट ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। मतलब यदि मेरे पास स्केल है और ए और बी पॉइंट पता है, ए और बी पॉइंट का स्केल रख के मेजर करूंगा तो मुझे एल मिलेगा। तो एल जो है वो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। अच्छा, यदि मीडियम डिफरेंट नहीं होते, ए से बी तक के बीच में सेम मीडियम होता, तब क्या होता, वही ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता और वही ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता चलो रुको अभी पाथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है एल और ए से बी तक का मुझे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए। अच्छा सुनना ठीक से, म्यू इज, अच्छा वहां तो एयर है, ये डिस्टेंस ए है। यदि यहां से यहां तक के ट्रेवल का टाइम जो लगता है t1 बोलूं तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना। तो डिस्टेंस ए ट्रेवल किया और वेलोसिटी, म्यू का रिलेशन क्या होता है वेलोसिटी में, म्यू इज इक्वल टू C by V. सी बाई by वी, V. बिल्कुल सी बाई वी। तो यहां पर v करना है मुझे, तो सी बाई म्यू। ध्यान देना बिल्कुल एक एक चीज, ए म्यू बाई सी। तो ये t1 क्या है, t1 वो टाइम है जो स्लैब को क्रॉस करने में निकलता लाइट का। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये और ये मिला के वो कितना डिस्टेंस बचा, L minus A. एल माइनस ए डिवाइड बाई सी करूंगा तो ये वो टाइम होगा जो एयर में ट्रेवल करने का। तो जो टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा, t1 प्लस t2, T2. ए से बी तक का ट्रेवल करने में। तो टोटल टाइम आया आपका ए म्यू बाई सी प्लस एल माइनस ए डिवाइड बाई सी। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये t इंटू सी इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 प्लस एल। क्या सही लिखा, जल्दी चेक करो। Yes, sir. तो ये जो आया ये टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम टेकन बाय लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम ए टू बी, यस और नो। Yes, sir. अच्छा, ये टोटल टाइम टेकन है और यदि इतने टाइम तक के लिए लाइट एयर में चलती तो क्या ये जो आएगा ये टोटल इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा। Yes, sir. मैंने जो बोला वो समझ में आया? ये क्या है, मीडियम ना होता ये- ना। हाँ मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इट इज अ टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट c है, राइट? इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ बेटा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
मतलब यदि ज्योमेट्रिकल तो ज्योमेट्रिकल तो एल है, हमें क्या देखना होता है कि यदि कुछ बीच में डिफरेंट मीडियम आ गया तो जो टोटल टाइम लगा यहां से यहां तक जाने का, उतने टोटल टाइम तक के लिए, उतने टाइम तक के लिए यदि वही लाइट वैक्यूम या एयर में ट्रेवल करती तो जो पाथ कवर करता दैट पाथ लेंथ विल बी द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। मेरी बात समझ में आई क्या? यस तो जब भी इंटरफेरेंस देखना होता है तो हमें ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस नहीं देखना होता है, क्या देखना होता है? ऑप्टिकल पाथ। अब यहां पर तो कोई स्लैब व्लैब थी नहीं, इसलिए जो ज्योमेट्रिकल था वही ऑप्टिकल था। यस सर। क्या मेरी बात सही है? तो नोट, क्या समझे नोट कि जब भी हम इंटरफेरेंस देखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं? और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है वो ये बता दिया मैंने। यहां पर कोई स्लैब थी नहीं, इसलिए जो ज्योमेट्रिकल था वही ऑप्टिकल था। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सर इसमें आपने ऑप्टिकल पाथ लेंथ को क्या लिखा है, मतलब कौन सा वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नाम नहीं दिया मैंने। टीसी, टी टोटल टाइम है, सी स्पीड ऑफ लाइट। इन वैक्यूम ये कुछ नहीं है। यार समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो यार। यस सर समझ आ गया। मिटा दूं फिर? एक मिनट कॉपी कर रहे करो जल्दी। सर हम्म। ये सर टीसी जो है एल के बराबर तब होगा ना जब वो एयर में ट्रेवल करेगा। हाँ बिल्कुल, जब स्लैब की जगह एयर होती तो वो म्यू क्या हो जाता? 1 हो जाता। यस। तो वो टीसीएल के बराबर हो जाती, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों सेम हो जाते। होते नहीं होते? यस सर। चलो मिटा रहा। अब देखो इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं उनको देख लो जल्दी से फटाफट। जनरल करके बता दूंगा, उसी में सब समझ में आ जाएगा यदि इतना समझ में आ गया तो। अब यदि आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, यहां पर एक मैंने स्लैब रख दी जिसका A1 थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एक स्लैब इस वाले पाथ के आगे रख दी, स्लिट के आगे रख दी, इसका A2 थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मेरी बात समझ में आई? एक स्लैब ये रख दी, A1 थिकनेस, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक स्लैब ये रख दी, A2 थिकनेस, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि यहां नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। समझे? वो तो एक रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, किसी एक में रख सकते हैं, है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो बेटा अब पाथ डिफरेंस की बात करूं तो पाथ डिफरेंस S1P क्या आया था मेरे पास अभी? टीसी क्या आया था? A mu minus 1 plus L. तो क्या लिख सकता हूं मैं? नीचे फिगर के साथ देखूंगा तो ये ज्यादा है देखने में, जैसा फिगर बनाया वैसे लिखूंगा ना, तो क्या लिखूंगा बोलो?
S2P, ये तो S2P μ2 माइनस 1 सॉरी A2 प्लस S2P, क्या ये पाथ ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम S2P होगा? Yes, sir. यस रिलेट सर। करो वही रिजल्ट को, और माइनस ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड A1 μ1 माइनस 1 प्लस S1P, ये ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम S1P होगा इस फिगर के हिसाब से। जल्दी बोलो। Yes, sir. तो क्या ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा? जल्दी बोलो। हाँ सर। तो क्या x इज इक्वल टू a μ2 माइनस 1 माइनस a μ1 माइनस 1 प्लस S2P माइनस S1P, ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत? Sir, A2 और A1. हाँ, ये क्या है, ये A2, देखते हैं ना कैलकुलेशन, A1 ठीक लिखा, कोई दिक्कत है? No, sir. तो x इज इक्वल टू A2 μ2 माइनस 1 माइनस A1, देखते जाना कुछ गड़बड़ ना हो, बस प्लस माइनस देखते जाना, कुछ मिस्टेक ना हो, और कुछ नहीं, प्लस S2P माइनस S1P, तो ज्योमेट्रिकल था, और ज्योमेट्रिकल क्या आया था हमारे पास, उसके इसमें ज्योमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल सेम था, YN D बाई कैपिटल D, इसका वैल्यू निकाल चुके हैं पहले। बोलो भाई। Yes. यस सर। और बेटा यदि ये n लैम्डा के बराबर हो गया तो कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। और यदि ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया तो कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? हो गया? सोच लो। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा एक चीज देखते हैं, यदि मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूं, वैसे मुझे सभी बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के टाइप ही है, मैं समझा रहा हूं फिर भी। यदि कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो n इक्वल टू 0 रखूं तो y0, जरा देखो क्या आ रहा है, y0, ये 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो A1 μ1 माइनस 1 माइनस A2, कैलकुलेशन चेक करना कुछ गड़बड़ ना कर दूं। क्या ये आएगा? Yes, sir. अच्छा, यदि ये आया और ये वैल्यू, सर कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाल रहे हैं आप? हाँ कंस्ट्रक्टर के लिए, कंस्ट्रक्टर में y0 करके देख रहा हूं, n0 करके, पहला ब्राइट, मतलब पहला ब्राइट क्या, सेंट्रल ब्राइट। क्या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हाँ, अब देखो ये y0, यदि μ1 μ2 सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते, μ1 μ2 सेम होते तो 0 आता सर। एयर होता मतलब 1 1 होते तो 0 आ जाता, तो पहला वाला केस Yes. था जो पहले अभी तक डिस्कस किया था। हाँ सर। अच्छा,
अब मैंने इस फिगर के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया है, मतलब इससे ज्यादा मान के, इससे कम मान के। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज, यदि ये पॉजिटिव आ गया मान लेते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव आ गया मतलब क्या, सेंट्रल ब्राइट किधर शिफ्ट हुआ है, ऊपर के नीचे, ऊपर। ऊपर शिफ्ट हुआ है इतने अमाउंट से। और यदि ये नेगेटिव आ गया तो नीचे शिफ्ट हुआ है। हाँ, सेंट्रल ब्राइट शिफ्टेड, सेंट्रल ब्राइट शिफ्टेड अप और सेंट्रल ब्राइट शिफ्टेड डाउनवर्ड। मेरी बात समझे? सिर्फ सेंट्रल ब्राइट नहीं बेटा, होल पैटर्न इज शिफ्टेड अप बाय दिस अमाउंट। मतलब जैसा पैटर्न पहले बन रहा था जब ये स्लैब नहीं थी, अब ये पूरा का पूरा पैटर्न इतने अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया है, यदि पॉजिटिव आ गया ये उतने अमाउंट से, और नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा पैटर्न स्क्रीन में उतने अमाउंट से नीचे शिफ्ट हो गया है, इस लाइन से, सेंट्रल लाइन से। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस। क्यों? क्योंकि जब आप n1 रखोगे तो सब कुछ रहेगा, जब डिफरेंस देखोगे तो सेपरेशन सबका वही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, फ्रेंच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो whole pattern is shifted by amount this in upward direction and whole pattern shifted by this in downward direction. क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है, यदि मैंने यहाँ ये स्लैब रख दिया, कोई एक रख दी, तो सेंट्रल ब्राइट से जो सेंट्रल लाइन है वहां से कितने डार्क फ्रिंज पास हो जाएंगे, कितने डार्क फ्रिंज पास हो जाएंगे। तो ये लेंथ निकल आएगी, मुझे एक डार्क फ्रिंज यहां से 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस पता है, कितना डिस्टेंस नीचे आता है, तो कितने डार्क फ्रिंज नीचे शिफ्ट होंगे, क्या निकल आएंगे, काउंट कर लोगे? ये कितने ब्राइट नीचे शिफ्ट होंगे, क्योंकि मुझे ये टोटल डिस्टेंस पता है कितना शिफ्ट हुआ पैटर्न, मुझे कंसेक्यूटिव डार्क कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन भी पता है। तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि कितने डार्क कितने ब्राइट कहाँ कितने शिफ्ट होंगे? यस सर। मेरी बात समझ में आई बेटा? जल्दी बोलो। यस सर हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं कंसिडर करेंगे स्लैब से? है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, इंटरफेरेंस। ओके। आगे बढ़ूं? एक पॉइंट और लिख लो कि जो पैटर्न ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो वो जो होगा वो हाइपरबोलिक होगा। उसका शेप कैसा होगा? हाइपरबोलिक। वो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम, डायरेक्ट लिख लो, अब इतना मैथमेटिकली नहीं करा रहा मैं। जो शेप होगा स्क्रीन में, डार्क ब्राइट डार्क किसी D1 का देखो तो D1 का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, हाइपरबोलिक। कैसा होगा? हाइपरबोलिक। तो लिख लेना, जो शेप ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल बी हाइपरबोलिक ऑन स्क्रीन। शेप ऑफ, प्रूफ कर सकते, मैं आसानी से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन लिख लो तुम, शेप ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज on screen will be hyperbolic. सर बोलो। सर ये YDSC तो सनलाइट के प्रेजेंस में परफॉर्म हुआ था ना, मतलब स्लिट से सनलाइट पास की गई थी ना? सनलाइट नहीं पास की गई थी महाराज भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट, नहीं तो अलग अलग वेवलेंथ नहीं हो जाएगी, फिर तो सब कचरा हो जाएगा वहां पर। यस सर, वही सर मेरे को यही पूछना था सर, अगर हम लोग वाइट लाइट पास करेंगे तो इस स्लैब की वजह से स्प्लिट नहीं हो जाएंगी डिफरेंट वेवलेंथ? वो डिपेंड करेगा, नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे तो नहीं होंगी।
सर अगर किसी एंगल पे कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो फिर सर हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे कि कहाँ डार्क फ्रिंज है और कहाँ ब्राइट है। कर सकते हैं, सारी चीजें पता होंगी तो मैथमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। ओके सर। आगे बढ़े, मिटा दूं इसको? सर वाइट लाइट विदाउट ग्लास स्लैब में होता है क्या ऐसा? क्या बेटा? सर वाइट लाइट अगर हम पास करेंगे विदाउट ग्लास स्लैब हाँ तब भी क्या मतलब पता लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा? सेंट्रल बेटा ब्राइट बिल्कुल और डिफिकल्ट हो डार्क। जाएगा। इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा यार, लेकिन अब बहुत सारी लाइट है तो देखना, स्क्रीन में ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए यार। इसीलिए तो Yes, sir. मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, सिंगल वेवलेंथ, लैम्डा सेम होना चाहिए। अब व्हाइट लाइट ले लोगे तो उसमें बहुत सारे लैम्डा आ जाएंगे, बहुत सारे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सबका अलग अलग होगा। अब मैंने क्या बताया कि इंटरफेरेंस देखना है क्लियरली तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए, तो व्हाइट लाइट की बात फिर खत्म हो गई ना वहां पर। आर यू सर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सर आज क्लास कब तक है? 5 बजे तक। सर थोड़ी कम कर दीजिए। फिर खत्म हो काहे? आज हो जाएगा वे ऑप्टिक्स? हाँ मेरे हिसाब से तो 1.5 घंटे और मिल जाए तो खत्म हो जाएगा। कर दीजिए फिर खत्म। सर बस थर्मोडायनामिक्स पर वही आ रहा है ना अगले टेस्ट में? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स और वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएंगे ना? इंस्ट्रूमेंट नहीं आएंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया नहीं तो नहीं आएंगे। सर ये वाइड कैसी हो गया? वाईडीएससी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बताया था इंटरफेरेंस में? दूसरा क्या था? लॉयड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। लॉयड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अच्छा चलो देखते हैं लॉयड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। वाईडीएससी के बाद लॉयड प्रिज्म, तो मैंने बेसिक लॉजिक फंडा बता दिया। अब लॉयड प्रिज्म में आ जाओ, देखो कितनी जल्दी होता है। तो मुझे बस इसी में थोड़ा टाइम देना था ताकि आपको समझ में आ जाए निकालना क्या होता है, बाकी तो मैथमेटिक्स है पूरी। लॉयड प्रिज्म, लॉयड प्रिज्म क्या है कि एक सिंगल सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, S1, एक ये मिरर है और कहीं पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन। इसकी वजह से इंटरफेरेंस, एक यहां पर देखना है P पॉइंट पे, ये स्क्रीन है, P पॉइंट है, एक रे ऐसे बहुत जगह निकल रही होंगी रे ऑफ लाइट, एक यहां से ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से गई और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हुई, एक रिफ्लेक्शन से आ गई, तो ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है, ये S डैश, S1 डैश, ये D/2, तो ये भी D/2 होगा। ये आपका कैपिटल D हो गया, विच इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d। ये YN हो गया, सेंट्रल
एक रिफ्लेक्शन यहां से हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस तो यहां से यहां तक का ये रेंज ऑफ इंटरफेरेंस हो जाएगा। सर ये सिंगल स्लिट से कराया है इंटरफेरेंस। बता रहा हूं, देखो बेसिकली लाइट प्रिज्म एक तरह का सेटअप है। क्या है कि एक सिंगल सोर्स था मेरे पास लाइट का, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, तो उसको इंटरफेरेंस कराने के लिए कम से कम 2 सोर्स होने चाहिए। तो मैंने मिरर की हेल्प से एक सोर्स उसकी इमेज का जनरेट कर लिया है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट चारों तरफ रिलीज कर रहा है, तो यदि यहां से इस एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन वाज यहाँ पर पहुंच जाएगी, और एक डायरेक्ट पहुंचेगी तो वो इंटरफेयर हो जाएगी, तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न इंटरफेरेंस मिल जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इतनी ही रेंज में मिल सकती है, क्योंकि मिरर का यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का रेंज जो होगा वो यहाँ तक होगा, और यहाँ तक डायरेक्ट तो कहीं भी पहुंच सकती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस ए और बी पॉइंट के बीच में ही मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेंगी, जल्दी बोलो। यस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ए और बी के बीच में ही मिलेंगी, और सोर्स तो चारों तरफ रिलीज कर ही रहा है S1, लेकिन एस डैश की जो रेज ऑफ लाइट मिलेगी, जो मिरर इमेज का उसका सोर्स का जो इमेज है S1 डैश, उससे रे ऑफ लाइट पीस ए से बी तक के बीच में ही मिलेगी। तो दोनों एस से रे ऑफ लाइट, या एस से S1 से, या S1 डैश से जो कंबाइंड रीजन ऑफ रेज ऑफ लाइट होगा वो ए से बी के बीच में होगा। जल्दी बोलो। यस सर मतलब उसी स्क्रीन के उसी रीजन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यस सर तो ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा, लॉयड प्रिज्म का इस सेटअप को लॉयड प्रिज्म बोला गया है, बस लॉयड सेंटर्स का नाम है। उसने क्या किया, उसके पास एक सोर्स था, मिरर की हेल्प से दूसरा सोर्स जनरेट कर लिया है, बाकी सब वैसा ही है। तो ये बिल्कुल सिमिलर टू द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक सोर्स ही है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी, और ये कैपिटल डी पर स्क्रीन है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। जल्दी बोलो। सर। यस हाँ बोलो। सर रिफ्लेक्शन पे फेज चेंज हो जाता है? बेटा हाँ हो जाता है, वो बताऊंगा वो चीज में। तो क्या बिल्कुल वैसे ही हो गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 सोर्स है, स्क्रीन है सर, और 2 सोर्स के बीच का S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, स्क्रीन और सोर्स के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी है, बिल्कुल वैसा ही है कुछ? जल्दी सर बोलो। इसमें सेंट्रल राइट नहीं बनेगा ना? हाँ यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा। ठीक है? यस सर। लेकिन इंटरफेरेंस तो बनेगा, भले इतना ही मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलने तो क्या दिक्कत है, लेकिन इतने रीजन मुझे इंटरफेरेंस मिल रहा है। आगे बढ़ूं? सर रेंज मिरर में भी आनी चाहिए। मिरर में सर मतलब सिर्फ एक ही साइड बनेगी, नीचे की वाली साइड नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इसी रीजन में मिलेंगी। मिरर से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस एक्सट्रीम से ये इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नहीं मिलेंगी, इसके नीचे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नहीं मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टेड जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो रे ऑफ लाइट जाएंगी वो ए से बी के बीच में मिलेगी, और एक यहाँ से तो S1 से तो हर जगह मिल रही है, तो इसी रीजन में इंटरफेरेंस मिलेगा। यस सर। हाँ अब जरा देखो, बाकी सब वही है। पाथ डिफरेंस कितना? x इज इक्वल टू वाई एन डी बाई कैपिटल डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्शन से यदि कोई रे ऑफ लाइट, जैसे वेव में बताया था, यदि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है
तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। सिमिलरली यहां भी यदि कोई रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है बस, तो उसमें फेज डिफरेंस पाई का आ जाता है। कितने का फेज डिफरेंस आ जाता है? जल्दी बोलो। पाई का, ड्यू टू रिफ्लेक्शन टू नोट। सर वो जैसे स्ट्रिंग वाला केस कराया था आपने, बिल्कुल 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 वैसे ही, वही कॉन्सेप्ट है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट there will be phase difference of pi. There will be phase difference of pi और path difference बोलो, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई टू। तो ये तो ज्योमेट्रिकल S1 और S1 डैश P से तो इतना आता है, और ये रिफ्लेक्ट हुए तो रिफ्लेक्शन की वजह से कितना आ गया? लैम्डा बाई टू। तो प्लस लैम्डा बाई टू। एक्चुअल में जो दो वेव इंटरफेयर है, एक S1 से जो जा रही है, एक S1 डैश से जा रही है, उनके बीच का पाथ डिफरेंस ये होगा इस बार। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर आपने इंटरफेरेंस की कंडीशन में लिखवाया था कि कांस्टेंट होना चाहिए पाथ मतलब फेज डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन के बाद चेंज हो जाएगा ना। अरे कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर पाई का कांस्टेंट हो गया। सर लेकिन आपने बताया था पाथ मतलब थ्रू आउट द पाथ दोनों दो जब रेस पास कर रही होंगी तो उसके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा ना। हाँ तो अभी वही कह रहा हूँ। तो सर एक वही फेज डिफरेंस से पास कर रही है और एक रिफ्लेक्शन के बाद चेंज कर दे रही है अपना। अरे फेज डिफरेंस दो वेव का होता है यार, दो वेव का होता है, एक वेव ये हो गई, एक वेव ये हो गई, तो वो डिफरेंस फेज कितना चेंज हो जाएगा ना, एक का फेज आएगा? वही लेकिन और वो दूसरे का चेंज है तो कांस्टेंट ना। सर रिफ्लेक्शन के बाद तो फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। सर दोनों वेव्स का तो सेम ही रहेगा ना, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, दोनों वेव्स भले ही चेंज हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बेटा, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अब ये तो ज्योमेट्रिकल की वजह से पार्ट डिफरेंस आ गया, और ये रिफ्लेक्शन की वजह से आ गया। अब ये पार्ट डिफरेंस होगा, और यदि ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए? एन लैम्डा के बराबर हो जाए, तो कैसा इंटरफेरेंस बोलो? कंस्ट्रक्टिव। और यदि ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए तो कैसा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये तो Yes, sir. बिल्कुल ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, YDSC जैसे कैलकुलेट कर लिया ज्योमेट्रिकली देख के। और ये एक्स्ट्रा पार्ट क्यों लगाया है? क्योंकि एक जो है, दूसरा जो वेव है वो रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी फेज डिफरेंस आ जाता है, और वो कितना आ जाता है? पाई। तो पार्ट डिफरेंस कितने का आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 का। मेरी बात क्या समझे? यस तो सर। एक्चुअल में पी पे जो दो वेव इंटरफेयर हो रही होंगी, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस ये रहेगा। और यदि वो ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव, और 2n-1 लैम्डा के बराबर -1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव। क्या लॉयड एक्सपेरिमेंट समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। क्या डिफिकल्ट है? सर इसका नाम लॉयड्स प्रिज्म है कि लॉयड्स मिरर वाला एक्सपेरिमेंट है? लॉयड, ओह लॉयड मिरर है, सॉरी लॉयड प्रिज्म बोल दिया मैंने, लॉयड मिरर है। मैंने वहां पर क्या लिखवाया था? प्रिज्म। लॉयड वहां पर पहले से चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रिज्म लिखवाया था सर आपने? नहीं लॉयड मिरर कर लो, लॉयड मिरर गलती से लिखवा दिया। लॉयड मिरर वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म दूसरा है। लॉयड मिरर
तो क्या YDSE और लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बेटा? इंटरफेरेंस का सर मतलब समझ में आ गया? हाँ, सर एक बार फिर से वो पार्ट डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए एक्स। ये तो बिल्कुल यंग डबलेट से, अब मिरर मिरर सब भूल जाओ। आपके लिए दो सोर्स हैं, S1 ये S2, ये कैपिटल D ये स्मॉल d। तो क्या आता था पार्ट डिफरेंस? यस सर, वाई एंड क्या स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। आ गया। लेकिन दूसरा सोर्स रिफ्लेक्शन की वजह से, डेवलप हुआ है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी इसमें पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आ जाता है। अच्छा ओके ओके। कितने का? पाई का। लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का। तो ज्योमेट्रिकली तो इतना होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से भी होगा, क्योंकि दूसरा सोर्स सर वो उसी में इंक्लूड नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा। सर जैसे हमने वहां पे फाई अज्यूम किया था दो वेव्स का, तो उसमें फाई की वैल्यू अगर हम पाई रख दे तो उसमें इंक्लूड नहीं हो जाएगा? बेटा अब वो उसको भूल जाओ तुम, इक्वेशन को। अब यहां से देखो, हम ऐसे ही देख के तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना फेज डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस। सर तो ये जो आपने लिखा है वो स्टैंडर्ड वाला है? कौन सा वाला बेटा? y एंड d बाई डी स्टैंडर्ड वाला है? हाँ, YDSE का स्टैंडर्ड जो था वो तो ऐसा ही है ना, कि ये S1 है, ये S2 है, ये स्मॉल यस d सर, है, ये कैपिटल D है, तो यस इतना ही आता था ना। यस सर। तो सर इतना तो उसमें आपने स्टैंडर्ड हो गया। डायरेक्ट जोड़ा है, मतलब हाँ, इतना तो यदि मैं कैलकुलेट करूंगा ज्योमेट्रिकली तो इतना आएगा, यस सर। इतना आएगा। लेकिन जो दूसरा सोर्स है वो रिफ्लेक्शन की वजह से जनरेट हुआ है, इसके मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। मतलब जितना ये चला मतलब यहां से ऐसे चला, इस सोर्स को दूसरा S2 की तरह काम करेगा, ये करेगा नहीं करेगा? यस सर। तो उसकी वजह से ये आना चाहिए, यस सर। ये आना चाहिए। लेकिन ये तब होता जब ये मिरर वगैरह नहीं होता और सिर्फ यहां पर S2 होता और मिरर वगैरह कोई काम नहीं होता, तो फिर यही रहता। सर लेकिन मैं ये जनरेट हुआ है इस रिफ्लेक्शन की वजह से, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से भी इसमें एक्स्ट्रा एक फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई। मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ जाएगा। तो एक्चुअल में इन दो का जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये प्लस ये होगा। क्या सर अभी सब? हाँ बोलो। सर मतलब ये मिरर एक तरीके से सेकंड सोर्स बनाने की हम लोग का काम कर रहा है। सेकेंड सोर्स बनाने के लिए काम किया गया है, और उसने दो काम किए हैं। एक तो सेकेंड सोर्स बना दिया है, और वो सेकेंड सोर्स रिफ्लेक्शन की वजह से बना है, और रिफ्लेक्शन की वजह से भी फेज डिफरेंस आता है पाई का। और सर अगर पर फेज डिफरेंस सेम होता है तो इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो मतलब जीरो होता है फेज डिफरेंस। बेटा कुछ भी फेज डिफरेंस रहे, कांस्टेंट होगा तो इंटरफेरेंस होगा। सर अगर जीरो है तो नहीं होगा तो भी इंटरफेरेंस? होगा। होगा। होगा क्यों नहीं होगा? जीरो भी तो कांस्टेंट है। सर अगर मिरर नहीं होता, दो सोर्स होते तो दोनों में डिफरेंस होता। तो बेटा दोनों में डिफरेंस होता। और सर फिर कैसी उसी बात में कर रहे हो अगर यार? यार पागल कर दो कसम से। बेटा एक वेव ये है, यहां से यहां तक गया, ये यस सर, यहां से यहां तक गया, ये इतना यस लेंथ सर। ट्रेवल किया, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस से ही फेज डिफरेंस डिसाइड होगा। फेज डिफरेंस पहले से नहीं गिवन होता यार। मेरी बात अच्छा समझे? यस सर, अब समझ में आया।
पाथ डिफरेंस निकालोगे तभी तो फेज डिफरेंस निकाल पाओगे, और वो कांस्टेंट आना चाहिए बस। यस सर। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ना कि कुछ वेरिएबल के फॉर्म में, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। मेरी बात समझे? यस सर। हाँ, तो एक यहां से गया और एक ये इसकी मिरर इमेज से दूसरा सोर्स जनरेट किया, उससे ये निकाला, और ज्योमेट्रिकली निकालता है तो बिल्कुल YDSC की तरह सेटअप है, तो ये होता। लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से जनरेट हुआ, तो रिफ्लेक्शन की वजह से भी इसमें फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा। वो कितना डेवलप हो जाएगा? पाई में डेवलप हो जाएगा दूसरी वाली में। S1 डैश में दूसरा वाला जो S2 वाला सोर्स है, S1 डैश बोलो या S2 बोलो, जो बोलना बोलो, तो S2 वाला जो है वो रिफ्लेक्शन की वजह से जनरेट किया गया है, तो इसलिए रिफ्लेक्शन की वजह से भी एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस में डेवलप हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। और पाई का फेज डिफरेंस डेवलप हो गया है, तो पाथ डिफरेंस λ/2 का हो गया। तो ये तो वैसे ज्योमेट्रिकली देख लिया पूरा, YDSC का सेटअप है, लेकिन ये मिरर की वजह से जनरेट हुआ है और रिफ्लेक्शन की वजह से भी एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है, तो उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात समझे कि समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो एक्चुअल में ये पाथ डिफरेंस हुआ किसी भी दो इंटरफेरेंस, जो एक S से आ रही है, एक S2 से आ रही है, तो इट विल बी द पाथ डिफरेंस। और यदि ये n लैम्डा के बराबर हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव, और ये हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव। ये तो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन थी, ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थी। बाकी लोग? यस सर। यस सर। बाकी लोग समझ में आया? यस। कोई कंफ्यूजन है यार तो बोल दो, अभी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें हैं वो नेक्स्ट टाइम खत्म करूंगा पूरी, ठीक है ना? वे ऑफ टेक्स्ट नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगी। चलो पढ़ के आना, मुझे लग रहा है कि आज काफी हो गया तुम्हारे लिए, थोड़ा सा रिवाइज करना तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस चलो ठीक है, सर, एक बार Yes, रिवाइज sir. कर। हाँ हाँ बोलो। सर नेक्स्ट क्लास में आप डाउट्स ले लेंगे सारे, मतलब जो बच्चे होंगे क्लास में, क्लास के बाद? टाइम टेबल आने तो फिर देखते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। सर अभी ले लेंगे डाउट्स एक आध? हाँ एक आध बोलो। बोल रहा हूँ।